इस वीडियो में हम फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ ऑफ अ केमिकल कॉम्बिनेशन डिस्कस कंजर्वेशन ऑफ करेंगे। मास, सेकंड था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड था लॉ ऑफ अ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड द फोर्थ लॉ इज अ लॉ ऑफ अ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तीन लॉ हम कर चुके थे, आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ लॉ डिस्कस करेंगे। फोर्थ लॉ क्या है बेटा आपके पास? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। पेंसिल के बेटा देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है? दिस लॉ वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ रिचर इन 1792। 1792 में रिचर ने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन दिया था। वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट, जैसे हमारे पास दो एलिमेंट है ए और बी, इनके मास की रेशो which combine separately with a fixed mass of the third element C। हमारे पास तीन एलिमेंट हैं A, B, C। उन तीनों एलिमेंट में से एक जो थर्ड एलिमेंट है C, उसकी जो रेशो है, उसका जो मास है बेटा वो फिक्स होगा, और बाकी दो एलिमेंट की जो मास की रेशो होगी वो या तो सेम होगी या फिर उनके क्या होगी? मल्टीपल। इसको आप कैसे समझोगे? एग्जाम्पल की हेल्प से समझोगे, फिर मैं इसकी स्टेटमेंट एक बार और पढ़ दूंगी। देखो क्या है इसका एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास तीन एलिमेंट है, मैंने कहा मेरे पास तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने कहा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द टू एलिमेंट। मैंने बोला हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू एलिमेंट। ये दो एलिमेंट है, ये कंबाइन करेंगे विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। यानी कि जो थर्ड एलिमेंट है वो क्या है? थर्ड एलिमेंट कार्बन है, और कार्बन का जो मास है वो फिक्स्ड रहना चाहिए जब वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करे या फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे। इतनी स्टेटमेंट क्लियर है बेटा? अब देखो कैसे कि वो जो मास है, हमने कहा कि जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो CH4 फॉर्मूला बनाता है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो वो CO2 फॉर्मूला बनाता है। अगर मैं CH4 में कार्बन की मास देखूं तो वो क्या है? 12। हाइड्रोजन का मास कितना है? 4। और अगर मैं दूसरी साइड CO2 में कार्बन का मास देखूं वो क्या है? 12। ऑक्सीजन का क्या है? 32। तो कार्बन का एक फिक्स्ड मास, कितना मास? कार्बन का 12 मास जब 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो CH4 बना रहा है। कार्बन का ही जो थर्ड एलिमेंट था उसका फिक्स्ड मास 12, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बना रहा है। तो हमारे पास थर्ड एलिमेंट जो कार्बन था उसका मास फिक्स है विद द फर्स्ट टू एलिमेंट। ये क्लियर है इतना? उसके बाद अगर मैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास की रेशो देखूं, देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का यहाँ पे मास 4 है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 32 है। इनकी मैं रेशो निकालूं तो सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी? 1:8, क्योंकि दोनों 4 के टेबल में आ जाते हैं। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। तो अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो है सिंपलेस्ट, इन दो एलिमेंट की जो रेशो है वो 1:8 है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो कंबाइन करे ही नहीं, तो वो क्या कहते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कोई एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसकी रेशो भी या तो 1:8 ही आनी चाहिए या फिर इनकी मल्टीपल भी हो सकती है। तो अब हम चेक करेंगे क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है कि नहीं। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, और मैं इस H2O की रेशो निकालूं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 टाइम्स है, इसका 2, ऑक्सीजन का 16, तो इसकी 1:8। तो इसकी वही रेशो आ रही है जिस रेशो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन करे थे। तो ये रेशो क्या आई? सेम आई। तो ये क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है? देखो अब इसकी स्टेटमेंट देखो, वो क्या कहते हैं। मैं एक बार एक और एग्जांपल दूंगी बेटा, पहले इसकी स्टेटमेंट देखो। वो कहते हैं द रेशियो ऑफ द मास ऑफ टू एलिमेंट ए एंड बी। जैसे इसमें हमारे पास किसकी रेशो? दो एलिमेंट कौन से हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशो।
which combine separately with a fixed ratio fixed mass of a third element. fixed mass of a third element क्या है? वो कार्बन। उन्होंने क्या है, is either the same, या तो वो सेम हो सकता है या फिर वो सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो ऑफ द मास इन विच ए एंड बी कंबाइन डायरेक्टली विद ईच अदर। उन्होंने कहा है कि जिस रेशियो में दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बन के साथ जिस रेशियो में कंबाइन करेंगे, इंडिविजुअली वो आपस में भी उसी रेशियो में कंबाइन करेंगे या फिर वो उसके मल्टीपल रेशियो में कंबाइन करेंगे, तभी वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहलाएगा। यानी कि एक बार मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि जो यहाँ पर देखो एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए, उसके बाद जो उनसे दो एलिमेंट रह जाते हैं उनकी आप मास की रेशियो निकालो। जो मास की रेशियो आ रही है, अगर वो दो एलिमेंट जो रह गए हैं आपस में रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनाएंगे उसकी भी रेशियो या तो वही आनी चाहिए या उसकी मल्टीपल आनी चाहिए। अगर ऐसा आएगा तभी वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होगा। क्लियर है बेटा? बाकी सबको देखो, मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। सेकेंड एग्जांपल, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास तीन एलिमेंट हैं। कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। फर्स्ट टू एलिमेंट है ऑक्सीजन एंड सल्फर, इट कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट मैंने क्या माना है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और सल्फर जो दो एलिमेंट है वो एक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके H2O बनाता है, हाइड्रोजन सल्फर के साथ रिएक्ट करके H2S बनाता है। तो H2O में H की क्या रेशो होगी? 2:16। क्या होगी इसकी? 1:8। यहाँ पर H2 और S है, यहाँ 2:32, तो यहाँ पे 1:16। अगर मैं कहूँ यहाँ पर दो हाइड्रोजन मास है, यहाँ पर कितने हैं? 1 ऑक्सीजन, यहाँ भी दो हाइड्रोजन और एक सल्फर है। तो H2O फॉर्मूले और H2S फॉर्मूले में हाइड्रोजन का मास फिक्स है कि नहीं, जिसको सर्कल कर। ऑक्सीजन और सल्फर का मास देखो, अब मैं ऑक्सीजन और सल्फर का मास, ऑक्सीजन का कितना आया, यहाँ पे सल्फर का कितना आया? 6। अब इनकी रेशियो तो क्या आएगी? 1:2 आई। सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे ये क्या बनाता है? SO2। अब SO2 की भी या तो यही रेशो आनी चाहिए या इसकी मल्टीपल आनी चाहिए। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। देखो SO2, सल्फर की कितनी है? 32 और O का भी कितना होता है? 32। इनकी रेशो निकालेंगे 1:1। तो ये इनके मल्टीपल है कि नहीं है? तो हमारा ये क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा सबको? देखो मैंने यहाँ पे ना इसके मैं PDF सेंड करूंगी आज, इसके आप नोट्स बना लेना पांचों लॉ के, ठीक है? मैंने इनमें एग्जांपल में शॉर्टकट में लिखा हुआ है। कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, हाइड्रोजन थर्ड एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने इनकी रेशो निकाल के बताई भी हुई है तुम्हें। ऐसे ही मैंने सेकेंड एग्जाम्पल भी तुम्हारे लिए किया हुआ है, ठीक है बेटा? उसके बाद हमारे पास अब फिफ्थ लॉ आएगा। अब फिफ्थ लॉ कौन सा है? गे-लुसाइक लॉ ऑफ अ गैसियस वॉल्यूम। किसी को फोर्थ लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को फोर्थ लॉ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब हमारे पास फिफ्थ लॉ है गे-लुसाइक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। अब गे-लुसाइक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है? वो क्या कहता है कि ये लॉ कौन से ईयर में आया था? 1808 में। गे-लुसाइक इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। उसने ये लॉ दिया था फॉर द गैसेस। वो कहते हैं कि जब गैसेस, दो गैसेस या फिर दो से ज्यादा गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट करके वो गैसियस ही प्रोडक्ट बनाती हैं, तो वो किस रेशो में कंबाइन करेंगी? वो एक सिंपल रेशो में कंबाइन करेंगी। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? वो क्या कहते हैं? व्हेन गैस रिएक्ट टुगेदर, गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, दे ऑलवेज डू सो वॉल्यूम, वॉल्यूम में कंबाइन होती हैं,
विच बियर अ सिंपलेस्ट रेशियो टू वन अनदर, उन दोनों की, उन सब की क्या होती है, सिंपलेस्ट रेशियो होती है टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होता है। If these are also gases, provide all the measurement of a volume are done under a similar condition of temperature and pressure। तो देखो ये एग्जाम्पल कैसे कि गेल-लुज़ाइक लॉ ऑफ अ गैसियस वॉल्यूम क्या कहता है कि हमारे पास जब कोई भी दो गैसेस हैं, जैसे मैंने कहा एक हाइड्रोजन गैस है और एक हमारे पास नाइट्रोजन गैस है, दो गैसेस हैं। अब ये भी गैस में है और ये भी गैस अमाउंट में है। अब जब ये दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करके एक नई प्रोडक्ट बना रही हैं, वो क्या है, अमोनिया, जो किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। तो वो क्या कहता है कि गेल-लुज़ाइक लॉ क्या कहता है, वो एग्जिस्ट करेंगे एक सिंपलेस्ट रेशो में, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ वॉल्यूम में। गैसेस का हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन का एक वॉल्यूम है, जो आगे नंबर लिखा होगा बैलेंस करने के लिए, उनका जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वही उसका वॉल्यूम होता है। यहाँ पर भी वन वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वन वॉल्यूम है, यहाँ पर भी वन वॉल्यूम है। बट अगर हम देखें तो क्या ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये एक बैलेंस्ड केमिकल नहीं है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, देखो यहाँ पर n 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो हमने आगे 3 लगा दिया, तो ये भी क्या बन गए, 6। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। इस बैलेंस्ड इक्वेशन में हाइड्रोजन गैस के कितने वॉल्यूम यूज हुए, 3 वॉल्यूम। जो आगे नंबर लिखा होता है ना बेटा, उतना वॉल्यूम मानते हैं। नाइट्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम यूज हुआ, कुछ भी नहीं लिखा तो उसको हम 1 वॉल्यूम मानेंगे। अमोनिया, NH3 को अमोनिया बोलते हैं बेटा, इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ, 2 वॉल्यूम यूज हुआ। तो गेल-लुज़ाइक लॉ क्या कहता है, देखो अभी तक हमने जो पहले लॉ करे थे, वो पहले लॉ, चारों लॉ मास की रेशो बताते हैं, जबकि फिफ्थ जो लॉ है वो वॉल्यूम की रेशो बताता है। तो इसकी सिंपलेस्ट रेशो क्या बनेगी, 3:1:2। ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, जो भी इनके वॉल्यूम है उनकी सिंपलेस्ट रेशो होगी। तो ये क्या है, गेल-लुज़ाइक लॉ। क्लियर है बेटा। देखो मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ, जैसे जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है और वो H2O बना रही है। तो बताओ मुझे, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, क्या ये नहीं बैलेंस? तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे कुछ लगाएंगे O2 और यहाँ पे ये हाइड्रोजन गैस का कितना वॉल्यूम है, वेरी गुड। ऑक्सीजन गैस का कितना वॉल्यूम और H2O का कितना वॉल्यूम है। तो गेल-लुज़ाइक क्या कहता है, इनकी सिंपलेस्ट रेशो होगी। क्लियर है। पांचों लॉ में से जो फर्स्ट 4 लॉ हैं वो किसकी रेशो बताते हैं, किसकी रेशो बताते हैं वो, और फिफ्थ वाला किसकी रेशो बताता है, वॉल्यूम की। ठीक है, एक बार हम पांचों के पांचों रिवाइज करते हैं। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, क्या कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होना चाहिए। क्लियर है। लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन क्या कहती है कि अगर कोई भी एक कंपाउंड बन रहा है, उस कंपाउंड में जो एलिमेंट हैं वो एक फिक्स्ड रेशो बाय मास से जुड़ते हैं। जैसे H2O, अगर H और O 1:8 में जुड़ेंगे तभी H2O बनेगा। अगर कार्बन और ऑक्सीजन 3:8 में जुड़ेंगे तभी CO2 बनेगा। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक फिक्स्ड रेशो में जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर है सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वो क्या कहता है कि जब दो एलिमेंट कि अगर हम मास की रेशो चेंज कर देते हैं तो वो अलग अलग फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था C और O,
अगर 3:8 में कंबाइन करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर वो हम ऑक्सीजन की रेशो चेंज कर देते हैं, 8 की बजाय 4 कर देते हैं, तो वो CO फॉर्मूला बनाएंगे। याद आया कुछ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में एक एलिमेंट का मास फिक्स्ड है और दूसरे की क्या है, उसकी रेशो सेम होगी या फिर मल्टीपल होगी। क्लियर है? अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में हमने दो एलिमेंट लिए, एक का मास फिक्स, दूसरे का मास सेम या फिर मल्टीपल रेशो। जो हमने आज फोर्थ लॉ करा है बेटा, उसमें हमने 3 एलिमेंट लिए हैं। 3 एलिमेंट में से हमने एक का मास फिक्स करा और दूसरे 2 एलिमेंट का मास क्या होगा, या तो सेम होगा या फिर उनके मल्टीपल होगा। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था। क्लियर है? और फिफ्थ वाले में हमने क्या कहा कि जो गैसियस का सिंपल वॉल्यूम होगा, उनकी सिंपलेस्ट रेशो होगी, वो क्या है, गेल-लुजाइक लॉ।